बात करेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमिनाइंस की। कहने का मतलब कि जब खेती की व्यावसायिकरण कर दिया गया, खेती को व्यवसाय से जोड़ दिया गया, तो उसके बाद किस तरीके से भूखमरी आई और महामारी फैल गई पूरी के पूरे भारत में, आज इस पर चर्चा करेंगे। मैंने इसके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक को एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है, और ये बुक जो है वो संदीप कर की है। तो जो लोग भी इस बुक को लिए हुए हैं वो चाहे तो डायरेक्टली इस बुक से मेरी बातों को समझ सकते हैं, और अगर जिनके पास ये बुक नहीं है वो मेरी बातों को अगर सुनेंगे तभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल मैंने जिस तरीके से जमींदारी वगैरह की बात की थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात की थी, तो आइए आज हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं और इस विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे खास बात जिसमें कहता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वाज कमर्शलाइज्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हमारे देश के फूड क्रॉप्स का जो एक खेती थी उसको कन्वर्ट किया है कैश क्रॉप में, क्योंकि वो कैश क्रॉप जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो उन्होंने भारत के किसानों पे ये एक दबाव बनाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसलों का खेती करें, जिससे कि इंडस्ट्री को, बिजनेस को, ट्रेड को काफ़ी फ़ायदा मिल सके। और चाय की खेती हो या फिर अफीम की खेती हो, जो भी इस तरीके की खेती होती थी वो अंग्रेजों के फ़ायदे के लिए होती थी, उनके सरकार के फ़ायदे के लिए होती थी, उनके देश के फ़ायदे के लिए होती थी। इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो यहाँ की जनता को, यहाँ के आम इंसान को, जो भूखमरी का शिकार हुआ। स्थिति दोस्तों ऐसी बन चुकी थी कि भारत के किसान जो एक समय में सरप्लस फूड रखा करते थे खुद के लिए, उन्हें दुकानों से जाके खाने पीने के सामान को खरीदना पड़ता था। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। कमर्शलाइजेशन की इस दौर ने पूरी तरीके से भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर दिया, बदल के रख दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इसमें जो खास बात कही जाती है कि उन्होंने, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने मजबूर किया था भारतीय किसानों को कि वो जो है कॉटन का, जूट का, ग्राउंड नट का, शुगर कैन का ज़्यादा खेती करें। और इसके साथ साथ में और एक दो जो खेती मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो चाय की बगानी हो जाए या अफीम की खेती हो जाए या नील की खेती हो जाए, ये भी उसी का हिस्सा थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसके लिए। The extent of agriculture went so far as to make peasants purchase their food requirement from shop। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि किसानों की ऐसी हालत, दयनीय स्थिति हो गई थी कि वो अपने खाने पीने के सामान को दुकानों से परचेज किया करते थे। This fall in production of food crop was responsible for frequent famines in India during the British days। और यही कारण था कि जब अंग्रेजों का शासन था इस देश पे, तो उस समय भूखमरी, महामारी ये बहुत आम बात हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा और बड़े स्तर पे ये भारत में फैला करती थी। बंगाल की उस घटना को कोई भूल नहीं सकता, और बंगाल के साथ साथ उसके चपेट में बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे यूपी का भी कुछ हिस्सा हो, ये सारे के सारे उसके चपेट में आए थे और बहुत बुरी भूखमरी फैली थी। तो ये कई बार भारत में हो चुका था। इसके आगे यहाँ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात होती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल प्रोडक्टिविटी के 2-3 कारण यहाँ बताए गए हैं। एक, टेक्नोलॉजी जो पुरानी पड़ चुकी थी। फर्टिलाइजर जिसकी उपलब्धता नहीं थी। भारत वैसे जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता था वो ऑर्गेनिक होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से ही भारत में यूरिया वगैरह का चलन काफ़ी बढ़ा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए जानना कि हमारा जो देश है प्राचीनतम काल से कभी भी यूरिया का, केमिकल का इस्तेमाल खाद के तौर पर नहीं करता था। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता था। लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण ही जो है हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था।
The जमींदारी had no root in the villages while the British rule spent little on agriculture, technical or mass education. देखा जाए तो अंग्रेजों ने शिक्षा में भी बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं दिया, क्योंकि गुलामों पे खर्चा कौन करे और क्यों करे। अगर हमें किसी को गुलामी बना कर रखना है तो हम उस पर खर्चा क्यों करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था जिसके कारण भारत जो है वो शिक्षा व्यवस्था में पीछे होता चला गया। हालांकि गुरुकुल की जो परंपरा भारत में रही है अंग्रेजों के आने से पहले तक, उस समय तक भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जब से ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था स्कूली पैटर्न पर चलने लगी और सब कुछ स्कूल में कन्वर्ट हो गया, तब से बहुत ज़्यादा ही भारत के लोगों में शिक्षा को लेके एक कह सकते हैं क्या कि जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो काफी नीचे चला गया। All this made it difficult to introduce modern technology which caused a perpetually low level of productivity। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि भारत की जो कृषि व्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, भारत के कृषि क्षेत्र में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था और उसका परिणाम आज तक हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत की कृषि की स्थिति उतनी अच्छी अभी भी नहीं बन पाई है जितना उसे होना चाहिए था। हालांकि सरकार ने बीच में प्रयास किया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों के किसानों के विरोध के कारण वो उतना बड़ा बदलाव कृषि क्षेत्र में नहीं आ पाया और अभी जो है फिलहाल वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर कृषि के क्षेत्र की हम लोग बात करें तो निवेश है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सरकार ने इस साल के बजट में कुछ अलग से प्रावधान किया है और निवेश को बढ़ाया है। दोस्तों, बीच बीच में मैं जो ये आपको अलग से जानकारी देता रहता हूँ, उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्ज़ाम में कुछ लिखें या कभी भी इस तरह की कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें एग्जामिनर को। तो यही कारण है कि मैं बीच में कई चीज़ों को जोड़ता रहता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ प्री ब्रिटिश पीरियड, बट सम इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट एंजॉय वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। बहुत अच्छी बात इसने कही है यहाँ पे कि भारत में तो वैसे कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उद्योग का भी भारत में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है और ये वर्ल्ड वाइड पहचाना जाता था। आपके चाहे सिल्क के कपड़ों की बात कर ले या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर ले, भारत का कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर ले, ये भारत का एक अपना दबदबा होता था विश्व में। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम बात यहाँ पे करता है। Indian industry producing certain special product enjoy worldwide reputation. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule. अंग्रेजों ने जिस तरह से दोस्तों खेती को बर्बाद किया था, भारत के उद्योग को भी बर्बाद किया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि उनका पर्पस यही था कि भारत के अर्थव्यवस्था को चोट करनी है, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आपने बर्बाद करना है तो भारत की इंडस्ट्री को, भारत की खेती को बर्बाद करना बहुत जरूरी था, जिसको उन्होंने बखूबी किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये कोई नई चीज नहीं है, आप भी जानते हैं जिससे कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था। British government systematically destroyed Indian handicraft industry and no modern industrial base was allowed to come up। इसके साथ साथ इन्होंने कोई भी नया इंडस्ट्रियल बेस तैयार नहीं किया था। तो ये भी बहुत एक भारत के अर्थव्यवस्था पे चोट था कि इन्होंने पुरानी तो बर्बाद की बट नया कुछ नहीं किया। और जो ये रॉ मटेरियल के लिए भारत के किसानों को मजबूर किया करते थे, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट फिर भारत में आता था। मतलब कुल मिला के भारत का चौतरफा नुकसान हो रहा था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और